अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये पहला चैप्टर है हमारा 8 क्लास का। टाइटल है आईसीटी फंडामेंटल्स। आईसीटी एब्रिविएशन है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। आईसीटी होता क्या है? जितने भी हमारे पास डिवाइसेस हैं, जितने भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंपोनेंट्स हैं मॉडर्न कंप्यूटिंग में, ये सब जो है आईसीटी के अंडर आता है। आईसीटी का गोल क्या है कि अ, ये सारे जितने भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स और जो नेटवर्किंग और जो कुछ भी है, क्लाउड, ये सारी चीज़ें जो है, और इन सब को यूज़ करते हुए हम ह्यूमंस की जो डेटा शेयरिंग वो है, उसको हम बेहतर बना सकें और ज़्यादा अच्छे तरीके से वो इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करें और उनके कामों को आसान बना सकें। तो आईसीटी के जो कंपोनेंट्स हैं, यानी आईसीटी के अंडर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो जितने भी डिवाइसेस हैं हमारे पास, स्मार्ट डिवाइसेस, डिजिटल डिवाइसेस जितने भी हैं, डेटा है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट एक्सेस है, क्लाउड्स हैं, वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, जो कुछ भी है, ये सारा जो डिजिटल से वर्ल्ड से रिलेटेड है, ये सारा आईसीटी के अंडर आता है और ये उसके कंपोनेंट्स हैं। आईसीटी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं कि एक तो ये है कि हम लोग देखते हैं कि आईसीटी ने किस तरह हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है। हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बग़ैर कहीं गए हम अपने घर से बैठ के शॉपिंग करते हैं और वो हमें हमारे घर आके डिलीवर कर देते हैं। और बिग डेटा जो है उसने रिवोल्यूशनाइज किया है, जिसमें हम लोग इतने जो बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा है उसको उसमें हम जो है इंसाइट करते हैं, और बहुत सी उससे हम लोग डिसीजंस मेकिंग में हमारे काम आता है, और बहुत कम प्राइस में हम लोगों को बहुत से बिजनेस प्रोसेसेस जो हैं वो मिल जाते हैं। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। एक तो ये है कि आईसीटी ने ह्यूमंस जो है इंटरेक्शन वो डिजिटल उसमें कन्वर्ट कर दी है। हम लोग आपस में इतना फेस टू फेस बात नहीं करते जितने के हम लोग थ्रू नेट जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इसके अलावा जो रोबोट्स हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा जो अ, वो है ह्यूमंस को वो डिस्प्लेस कर देंगे अगर ये बहुत ज़्यादा उसमें आ गए। और इसी तरीके से क्राइम्स जो हैं, जो जितना भी हमारा डिजिटाइज हो रहा है, तो क्राइम्स नए नए किस्म के हमारे सामने आ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा ये आपके इसमें लिखा हुआ नहीं है, टॉपिक नहीं है, लेकिन ये हर टॉपिक जो इसमें है वो उसमें कहीं ना कहीं इसका जिक्र है, इस वजह से मैंने इसको शामिल किया इसमें। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? ये refers to applications and data being stored and run on cloud। जब आप क्लाउड पे कोई अपनी एप्लीकेशंस और डेटा रन करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, या जो आपके बड़े एप्लीकेशंस हैं उनको रन करते हैं, बजाय इसके कि अपने कंप्यूटर पे करें, वो आप क्लाउड पे सारी प्रोसेसिंग उसकी करते हैं, तो इसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। और ये जो डेटा और प्रोसेसेस हैं और ये जो एप्लीकेशंस हैं, ये आप जिनको आप यूज़ करते हैं क्लाउड पे, तो वो हम थ्रू इंटरनेट उसके साथ, क्लाउड के साथ कनेक्टेड होते हैं, और हम अपना डेटा वहाँ पे जाके या तो स्टोर करते हैं या वहाँ पे जाके प्रोसेस करते हैं, या वहाँ पे बहुत सी एप्लीकेशंस है जो हम यूज़ करते हैं। तो ये है कि हमारा अगर बहुत ज़्यादा डेटा है जिसको प्रोसेस करना है या स्टोर करना है, या बहुत बड़ी एप्लीकेशंस हैं जिनको हमने रन करना है, तो हमारा सिस्टम, जो हमारे पास अक्सर सिस्टम मौजूद होते हैं, वो इतने कैपेबल नहीं होते कि वो इतनी बड़े डेटा को प्रोसेस कर सकें या स्टोर कर सकें। तो इस वजह से
जो है अगर हम लोग अपनी ऑन प्रेमिसेस को हम स्टोर करते हैं या प्रोसेस करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर्स चाहिए होगी। तो उसके लिए हमें और कंप्यूटर्स की, सर्वर्स की, बड़ी कंप्यूटर्स की ज़रूरत होगी, जो कि बहुत कॉस्टली होता है। तो इस वजह से जो क्लाउड जो है वो ऐसे इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे आप लोग इतना कम खर्चे में अपनी जो वो है वो फैसिलिटीज़ वहाँ से हासिल कर सकते हैं। अब क्लाउड होता क्या है? क्लाउड असल में आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है जिसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल बड़े कंप्यूटर्स होते हैं। और ये जो है ये कंप्यूटर्स जो हैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स को। जो भी आपकी डेटा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है या एप्लीकेशंस को रन करने की है, तो वो या वेब होस्टिंग है, तो वो सारी जो वो है फैसिलिटीज़ ये आपको वहाँ पे प्रोवाइड करती है वेरी लो कॉस्ट। तो क्लाउड क्या है? क्लाउड एक बहुत बड़ी बिल्डिंग आप कह सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स यानी सर्वर्स लगे होते हैं। और वो सर्वर्स जो हैं वो एक बहुत कम कॉस्ट पे आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। क्लाउड के टाइप्स हमारे पास क्या है? एक पब्लिक क्लाउड है जो कि इंटरनेट पे, पब्लिक इंटरनेट पे आपको अवेलेबल होता है, और वो जो है आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और सारा ये जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोसेसिंग वगैरह की, तो वो सारी जो है वो वही पब्लिक क्लाउड जो आपको वो दे रहा है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक होता है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड जो है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आर्किटेक्चर इसका जो है ऑन प्रेमिसेस वो बनाती है, और वो जो है सिर्फ बिजनेस के जिस ऑर्गेनाइजेशन की है उनके बिजनेस से को यूज़ वो लोग यूज़ करते हैं। और ये जो है पब्लिकली इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, ये इंटरनेट पे आपको प्रोवाइडेड नहीं होती। हाइब्रिड क्लाउड है जब आपके पास पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड एक साथ काम करें एक सिंगल सिस्टम के तौर पर, तो उसको हम हाइब्रिड क्लाउड कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिस्क्राइब्स डिवाइसेस विद सेंसर्स, प्रोसेसिंग ability, software, and other technologies that connect and exchange data with other devices and systems over the internet और अदर कम्युनिकेशन नेटवर्क। सिंपल वर्ड्स में इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है कि चीज़ों के बीच में जो इंटरनेट के थ्रू आपस में जब वो कनेक्ट होते हैं और आपस में डेटा शेयर करते हैं, और तो उसको हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे आपका मोबाइल अगर आपके एसी के साथ कनेक्टेड है या घर के लॉक के साथ कनेक्टेड है, तो ये क्या है? ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं आपकी कनेक्टेड हैं आपस में थ्रू इंटरनेट, और आपस में जो है वो डेटा शेयर करती हैं। अब ये चीज़ें होती हैं इनके अंदर जो डिवाइसेस होती हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, तो वो जो उनमें सेंसर्स लगे होते हैं, उनमें अपना अलग जो है सॉफ्टवेयर होता है। तो वो जो है उन सेंसर्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं अपनी इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट से, और वो जो है वो फिर भिजवाती हैं नेट के थ्रू जहाँ पे इसने प्रोसेस होना है, और प्रोसेसिंग के बाद इस पे डिसीजंस लिए जाते हैं। ये जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो डिवाइसेस हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज की चीज़ें, बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें जो है ये इर्द गिर्द का माहौल को सेंस करती हैं, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर क्वालिटी, एनर्जी कंजम्पशन एंड मशीन परफॉर्मेंस। ये सारा कुछ जो है ये उसको वो करती ही। इवन के आपके अगर ह्यूमन के साथ लगाए गए जो डिवाइसेस होते हैं तो वो उसके ब्लड प्रेशर को चेक करती हैं, और इस तरह की हार्ट बीट को चेक करती हैं मुसलसल। तो इन डिवाइसेस के अंदर सेंसर्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के वो जो है वो रिसीव करते हैं और फिर उनको भिजवाते हैं थ्रू इंटरनेट जहाँ पे इनको इस डेटा की ज़रूरत होती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स किन चीज़ों की वजह से पॉसिबल हुआ है? जब हमारे पास सेंसर्स आए, एक्चुएटर्स, कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजीज, क्लाउड कंप्यूटिंग,
बिग डाटा एनालिटिक्स और सिक्योरिटी और प्राइवेसी टेक्नोलॉजी। सेंसर्स आप जानते हैं जो उसके साथ लगे होते हैं, जो सेंसर्स जो कि डिवाइसेस के साथ और मुख्तलिफ जैसे टेम्परेचर वो जो है करता है, रिकॉर्ड करता है अपनी इर्द गिर्द के माहौल से, और एक्चुएटर्स जो कि उसके मुताबिक फिर उस पे आप उसके ऊपर काम करते हैं। कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजीज जैसे इंटरनेट हो गया और मुख्तलिफ नेटवर्क्स हो गए, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, बिग डाटा एनालिटिक्स के ये जो डाटा यहाँ से आईओटी के जो मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं जो वो अपनी सेंसर्स के ज़रिए ये डाटा कलेक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद जब वो भिजवाते हैं तो वहाँ पे क्लाउड पे, तो वहाँ पे इस पे अगर ज़रूरत हो तो वहाँ पे इस पे जो है वो मुख्तलिफ किस्म के उसमें से एनालिटिक्स, उस पे एनालिसिस की जाती है और उस पे डिसीजंस ली जाती हैं। अब ये कहाँ पे यूज़ होता है? बहुत सी जगहों पे यूज़ होता है। उसमें से ये दो जो है मैंने सेलेक्ट किए हैं, जिसमें हेल्थ केयर है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जो कि घर पे है और उसके साथ ये डिवाइसेस लगाए हुए हैं, और वो जो है उनके मुख्तलिफ उसको जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर और उसका जो ऑक्सीजन सेचुरेशन, हार्ट रेट, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसका रिकॉर्ड करते हैं, और वो जो है फिर भिजवाते हैं नेट के थ्रू हॉस्पिटल या जिसके साथ वो कनेक्टेड होते हैं, जिस डॉक्टर वगैरह के साथ, तो वहाँ पे भिजवाते हैं। और वहाँ पे अगर इसमें कोई ऐसी चेंज आती है जो कि काबिल तशवीश हो, तो फिर उसके मुताबिक वहाँ पे वो डिसीजन लेते हैं और पेशेंट को बर वक्त जो है वो सर्व किया जाता है। फिर एग्रीकल्चर में जैसे ये मुख्तलिफ सेंसर्स वो लगे होते हैं, और वो जो है फॉर एग्जांपल सॉइल में जो मॉइस्चर है कि, तो वो जो है उसको रिकॉर्ड करते हैं, और फिर देखते हैं कि अगर उसको ज़रूरत है इरिगेशन की तो उसको बर वक्त जो है वो पानी दिया जाता है। अगर जो है वो मिट्टी है वो जो है उसमें मॉइस्चर कम हो गया है, नमी कम हो गई है, तो फिर उसको बर वक्त जो है इरिगेशन उसकी दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है एज कंप्यूटिंग। Edge computing is the process of bringing information storage and computing abilities closer to the devices that produce that information and the user who consume it. जैसे कि हम लोगों ने अभी क्लाउड और इंटरनेट ऑफ थिंग्स हम लोगों ने पढ़ा, तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि वो बहुत बड़े कंप्यूटर्स सर्वर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और एक बिल्डिंग में होते हैं, जो आपको प्रोवाइड करते हैं कि जब आपके डिवाइसेस यहाँ से डाटा कैप्चर करते हैं और वो फिर वहाँ पे भिजवाते हैं मुख्तलिफ प्रोसेसिंग के लिए या स्टोरेज के लिए, तो थ्रू इंटरनेट वो वहाँ पे भिजवाते हैं, जो कि बहुत दूर के सेंटर्स होते हैं। और लेकिन जो एज कंप्यूटिंग है वो कहता है कि ये जो डेटा क्या इतना दूर भिजवाना है, इससे क्या होता है, यानी लेटेंसी बढ़ती है, आप ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ से इंटरनेट के थ्रू डेटा का वहाँ जाना। और बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत होती है कि ऐसे जैसे रोबोट्स हैं और वो कनेक्टेड हैं, और वो जो है उसको अगर उसमें कोई ख़राबी आ जाती है तो उससे जो है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो उस रोबोट की उस खराबी का जो वो है वो डिसीजन जो है लेना कि उसको बंद किया जाए या कोई भी बर वक्त कोई स्टेप लिया जाए, तो उसके लिए अगर हम करीब ही किसी कंप्यूटिंग प्रोसेस का वो करें, इस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग का कोई करीब ही इंतज़ाम करें, तो ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय इसके कि उसको क्लाउड पे इतना दूर भिजवाएं। नेट का मसला आता है, बैंडविड्थ जो है उसका मसला आता है। तो बर वक्त जो हमारे डिसीजंस हैं, तो वो अगर हमारे जो डिवाइसेस हैं उनके करीब हो उसकी प्रोसेसिंग,
تو زیادہ بہتر ہے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے ڈیوائسز ہیں، پھر اس کے بعد وہ ایج سرورز ہیں، کلسٹرز ہیں، پھر نیٹ ورک ایج ہے، پھر اس کے بعد نیٹ ورک کور ہے، پھر اس کے بعد آپ کے پاس پبلک یا پرائیویٹ جو کلاؤڈز ہیں. تو یہاں سے جب یہ ڈیٹا یہاں تک آئے گا اور ادھر پروسیس ہوگا، تو بجائے اس کے اگر یہ قریب ہی کسی ایج سرور پہ یا نیٹ ورک پہ یہ پروسیس ہو جائے، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا اور بر وقت جو ہے ہم ڈیسیجن لے سکیں گے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیوائسز ہیں اور یہ ڈیوائسز کنیکٹڈ ہیں. یہ آپ کے پاس قریبی ایج ہے جہاں سے آپ کنیکٹڈ ہوتے ہیں نیٹ کے ساتھ، اور پھر نیٹ کی فیسلٹی آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس وائڈ ایریا نیٹ ورک ہوتا ہے جس کے تھرو آپ پھر کلاؤڈ کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اگر ہم اس کو قریبی ایج میں ہم لوگ جو نیئر ایج ہے اس پہ اگر ہم اتنی پروسیسنگ کیپیبلٹی ہم اس کو پرووائڈ کریں ان ڈیوائسز کو، تو یہ قریب ہی تو لیٹنسی جو ہے وہ ہماری کافی لو ہو جائے گی، یعنی جو ٹائم جو ہے وہ کم لگے گا ڈیٹا کی پروسیسنگ میں، اس کے بھجوانے اور واپس ڈیسیجن کے آنے میں. اب ایجز کے ٹائپس کتنے ہیں ہمارے پاس؟ تو ایک ہمارے پاس ایج وہ ہے جہاں پہ ہمارے پاس ہماری یہ اسمارٹ فونز یا اسمارٹ کارز یا جتنی بھی ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں. تو وہ ہماری ایک ایج ہو گئی. پھر اس کے قریب جو ایج ہے تو اس کی جو لیٹنسی ہے وہ کتنی ہوگی؟ لو سے الٹرا لو تک، اور یہ 1 to 5 ملی سیکنڈس تک اس کی لیٹنسی ہو سکتی ہے اپروکسیمیٹلی. اس میں جو قریب ایج ہے اس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں CDN، یعنی کنٹینٹ ڈلیوری نیٹ ورکس آ جاتے ہیں، اور ٹیلی کو آفیسز جو آپ کو نیٹ کی فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں یا آپ کے اس کے کنٹینٹ جو ہے اس کی ڈلیوری آپ کو کرتے ہیں. تو وہ جو نیٹ ورکس ہیں وہ اس ہمارے پاس قریبی ایج میں آ سکتے ہیں. تو اگر یہاں پہ ہم لوگ پروسیسنگ کی جو وہ ہے وہ ہم یہاں پہ پرووائڈ کر دیں تو یہ سب سے کم لیٹنسی اس کی ہوگی. پھر اس کے بعد ہے نیئر ایج. نیئر ایج میں آپ کے پاس لیٹنسی میڈیم ٹو لو ہوگی، اور یہ 5 to 25 ملی سیکنڈ اس کو لگیں گے جب آپ کا، یعنی اپروکسیمیٹلی ہم وہ بات کر رہے ہیں، تو یہ تقریباً اتنا ٹائم لگے گا آپ کی جو ڈیوائس جو ڈیٹا بھجواتا ہے تو اس میں. تو اس میں ہمارے پاس آتا ہے ریموٹ ڈیٹا سینٹرز اور پبلک کلاؤڈ لوکل زونز. ایک تو کلاؤڈ ہے آپ کے پاس پبلک کلاؤڈ جو کہ یہاں پہ آپ کے پاس موجود ہوتا ہے. ایک اس کے لوکل زونز ہوتے ہیں جہاں پہ یہ چھوٹے جو کلاؤڈ کے سینٹرز ہیں وہ لگائے گئے ہوتے ہیں تاکہ لیٹنسی کو لو کیا جا سکے، کم کیا جا سکے. اسی طریقے سے پھر فار ایج ہے. فار ایج میں پھر وہی ہمارے پاس پبلک کلاؤڈ آ جاتا ہے اور ڈیٹا سینٹرز آ جاتے ہیں جو کہ پرائیویٹ ہوتے ہیں اس کے. تو یہ جو ایج ٹیکنالوجی ہے یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کے اسمارٹ کارز ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ جب ڈیٹا وہ وہ سینسرز جو اس کے وہ ہوتے ہیں جب ڈیٹا کیپچر کرتے ہیں تو پھر وہ اس کے بعد کیا کرتے ہیں، وہ کلاؤڈ کو بھجواتے ہیں، اور کلاؤڈ سے پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کرو یا وہ کرو. تو یہ جو ہے اگر ہم کیا کریں، اس کو قریبی جو ایجز ہیں وہاں پہ اس کو یہ پروسیسنگ کیپیبلٹی پرووائڈ کر دیں تو بر وقت جو ہے وہ اچھا فیصلہ لیا جا سکتا ہے. ڈیٹا انالیٹکس ہے آپ کا ٹاپک. ڈیٹا انالیٹکس کیا ہے؟ یہ ایک پروسیس ہے جس میں آپ کلیکٹ کرتے ہیں انفارمیشن یا ڈیٹا، اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں، اور اس میں سے ایسے ہی کنکلوژنس ڈرا کرتے ہیں. اس کی بیس پہ آپ لوگ پریڈکشنس آپ کر سکتے ہیں اس کے بیس پہ، اور جو ہے انفارم ڈیسیجنس جو ہیں آپ لے سکتے ہیں. یعنی ڈیسیجن اگر آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے تو آپ اس کی بیس پہ بہت اچھے ڈیسیجنس لے سکتے ہیں اور وہ پروسیسڈ فارم میں ہو.
लेकिन अगर आपके पास किसी किस्म की इंफॉर्मेशन या डेटा मौजूद ना हो तो आपको डिसीजन जो है वो इतना अच्छा नहीं होगा। इस ये जो है ये कौन कौन सी फील्ड्स यूज़ करते हैं, ये मैथ, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस के कुछ जो है अ, वो यूज़ करते हैं टेक्निक्स, और उसके बेस पे ये डेटा को प्रोसेस करते हैं और इसके बेस पे हम लोग मुख्तलिफ डिसीजंस लेते हैं। डेटा एनालिटिक्स में हमारे पास बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो बेसिक वो है वो क्या है कि पहले आप डेटा कलेक्ट करते हैं, तो डेटा कलेक्शन का होता है। फिर उस डेटा को जो है आप क्लीन करते हैं, ये इसकी क्लींजिंग कैसे करते हैं कि अगर उसमें कोई डुप्लीकेट हो डेटा, या कोई स्पेसेस हो एक्स्ट्रा, या कोई ऐसी चीज़ हो, तो वो वाला डेटा जो है वो आप उसमें से रिमूव कर देते हैं। और फिर उसके बाद उसके ऊपर आप मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जिससे आप अच्छे डिसीजंस उस डेटा के बेस पे ले सकते हैं। इसके अलावा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं डेटा की। जब आप डेटा को विजुअलाइज करते हैं चार्ट्स और इस तरह की फॉर्म में, तो आप उसके बेस पे भी बहुत अच्छी वो जो है वो कर स्टडी कर सकते हैं उस डेटा की, ग्राफ्स और इस मुख्तलिफ चार्ट्स के ज़रिए अभी आप डेटा को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। अब हमारे पास है टॉपिक है फिफ्थ 5G, फिफ्थ जनरेशन। लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि बाकी जनरेशन्स भी आपको वो हो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई 5 जनरेशन एग्जैक्टली क्या है। तो फर्स्ट जो जनरेशन थी वो 1980s के लगभग हमारे पास थी। इसमें जो है जो पहले हमारे पास डिवाइसेस आए तो वो थे एनालॉग वॉइसेस, यानी जो डेटा था, जो वॉइस थी जिसके जो हम लोग कॉल करते थे, तो वो जो वॉइस जाती थी तो वो एनालॉग फॉर्म में जाती थी, वो डिजिटल नहीं होती थी। फिर उसके बाद 2G आया, नेक्स्ट जनरेशन आई हमारे पास मोबाइल कंप्यूटिंग की 1980s में। तकरीबन 10 साल का गैप इसके बीच में आया। और फिर क्या हुआ इसमें कि जो हमारे पास मेन टेक्नोलॉजीज थी वो क्या थी कि वॉइस जो है वो आपके पास अब डिजिटल हो गई, यानी जो हम लोग बात करते थे तो वो डिजिटल वॉइस होती थी। और इसके अलावा SMS और GSM और ये जो है ये फैसिलिटीज़ हमारे पास आ गई। फिर 2G के बाद फिर 3G आया। 3G जो है वो भी तकरीबन 10 साल के गैप से थर्ड जनरेशन। तो इसमें हमारे पास क्या आया, मोबाइल डेटा, यानी वायरलेस इंटरनेट और मोबाइल डेटा पे ज़्यादा फोकस जो था वो हमारा मोबाइल डेटा था। फिर फोर्थ जनरेशन में जो है वो ब्रॉडबैंड का ज़माना है, जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पीड से हम लोग जो है जो बड़ी बड़ी वीडियोस हैं उनको डाउनलोड कर सकते थे, उसको देख सकते लाइव हम लोग उसको देख सकते थे वीडियोस। और ये जो है तो बहुत ज़्यादा बड़े जो वो है वो आ गया, बहुत ज़्यादा स्पीड जो है बढ़ गई इसकी इंटरनेट की। तो ये जो है हमारे पास मोबाइल ब्रॉडबैंड 4G में हमारे पास आ। अब फिफ्थ जनरेशन जो अभी नहीं आई तकरीबन मतलब इस पे अभी काम शुरू है, हर जगह पे अभी ये मौजूद नहीं है, बाज़ जगहों पे ये टेस्ट इसका वो हो रहा है। तो फिफ्थ जनरेशन जो है ये हम कह सकते हैं वायरलेस एज। ये आपने देखा यहाँ पे हम लोगों ने जब एज कंप्यूटर्स की कंप्यूटिंग की हम बात कर रहे थे, तो हमने देखा कि यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे थे 5G। 5G चूंकि बहुत ज़्यादा स्पीड है इसकी, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे 5G का वो यूज़ करें कि अगर 5G आ गया तो इससे बहुत ज़्यादा स्पीड इसकी बढ़ जाएगी, और ये जो हमारे पास एज कंप्यूटिंग है ये बहुत ज़्यादा कामयाब रहेगी। अब 5 जनरेशन क्या है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क है। और बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड है, बहुत कनेक्टिविटी है। इससे क्या होगा कि ज़्यादा जो बड़ी वो है, तो
कहते हैं कि वर्चुअली कनेक्ट करेगा, हर चीज़ को और हर किसी को वर्चुअली कनेक्ट करेगा। मैं इसके मुताबिक आप लोगों के साथ एक वीडियो भी इसमें ग्रुप में शेयर करूंगी, आप लोग उसको देख लेना तो आपको पता चलेगा कि वर्चुअली कैसे कनेक्ट करेगा ये। हर चीज़ आप वर्चुअली जो है, आपके ग्लासेस जो होंगे वो भी आपकी इसके साथ कनेक्टेड होंगे, और उस वो आपको मुख्तलिफ जो है उसमें आपको प्रोसेसिंग नज़र आएगी, जो आपकी मुख्तलिफ बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको वर्चुअली जो है वो कनेक्ट करेगा एक दूसरे के साथ। अ, लेकिन अच्छा, ये जो है ये इतनी ज़्यादा स्पीड से असल में इसकी स्पीड किस टेक्नोलॉजी की वजह से है, तो वो मिलीमीटर वेवलेंथ उसको कहते हैं। तो मिलीमीटर वेवलेंथ क्या है कि 1 मिलीमीटर वेवलेंथ हो जाएगी आपके पास जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का जो है। तो ये जो वेव है 1 मिलीमीटर तक ये इसके वेवलेंथ हो जाएगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ये क्या है कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। एक तो ये है कि ये बिल्डिंग्स के अंदर नहीं जा सकेगा, बिल्डिंग्स इसको रोकेगा इन वेव्स को। और इवन के बारिश से भी इस पे असर पड़ेगा इतने छोटे वेवलेंथ पे। और यहाँ तक कि अगर रास्ते में कोई दरख्त हैं तो वो भी इसको कुछ ना कुछ वो करेंगे। तो इसके लिए अभी बहुत ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत है कि नए जो टावर्स हैं वो इसके लिए लगाए जाएं, और छोटे टावर्स जो कि करीब फासले से हों, और वो तकरीबन 300 से 500 फुट के फासले पे लगाए जाएं, तो ये ज़्यादा बेहतर जो है वो ट्रेवल कर सकेंगे। तो इस वजह से ये चैलेंजेस इसको अभी हैं, फेस कर रहे हैं। और कुछ इसके बारे में वो आ रहे हैं कि मतलब कुछ उसका ये कहना है, अभी इस रिसर्च से ये कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन इसमें हेल्थ रिस्क भी हैं 5 जनरेशन में, कि ये जो जितने भी ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, यानी जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनकी सेहत को ये जो वो हैं, ये वेव्स हैं, ये असरअंदाज कर सकते हैं। लेकिन अभी ये कोई किसी रिसर्च से अभी ये साबित नहीं हुआ। लेकिन इसको ये दो बहुत बड़ी चैलेंजेस हैं। एक तो ये कि ये हेल्थ के बारे में लोगों के कुछ वो हैं, खदशात हैं। और दूसरा ये कि इसकी वेवलेंथ जो है वो मिलीमीटर वेवलेंथ है इसकी। तो ये चूंकि बहुत ज़्यादा डाटा ये इस ट्रेवल इसके थ्रू कर सकेगा, लेकिन ये होगा कि ये जो है बिल्डिंग्स इसको ब्लॉक कर सकती हैं, ट्रीज और इवन रेन भी इसको ब्लॉक कर सकती हैं। ये कुछ टॉपिक्स आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, और इसका दूसरा पार्ट इंशाल्लाह फिर मैं जल्दी अपलोड करूँगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।